क्लास 9th फिजिक्स का जो 5वां अध्याय है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के अभ्यास के प्रश्नों में लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार बताएं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कितने क्रियाकलाप दिए हैं, 1 से लेके जी तक। तो ये तमाम दिए गए हैं, हमें समझना है और बताना है कि कौन सा कार्य हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। ए नंबर, उषा एक तालाब में तैर रही है। तो ये जो घटना है ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो कार्य हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति तालाब में तैरेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, उसी को तैरना कहा जाता है। ठीक, उषा एक तालाब में तैर रही है। तो कब कार्य होता है, जब बल लगे और विस्थापन हो। तो व्यक्ति तैर रहा है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पानी में जा रहा है, तो वो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे कार्य होगा। दूसरा है, एक घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझ उठा के रखा है। एक घोड़े ने अपनी पीठ पे बोझ उठा के रखा है। ठीक, और ये बताना है कि ये कार्य हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि घोड़ा जो है, घोड़ा यहाँ पे बोझ उठा के खड़ा है, ना कि चल रहा है। अगर सवाल में ऐसे कहता कि एक घोड़े ने पीठ पे बोझ उठा के चल रहा है तो वहाँ पे कार्य हो सकता था, लेकिन घोड़ा तो वहीं पे है। तो यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ है, यानी कार्य नहीं होगा बी में भी। और सी में क्या है, एक पवन चक्की विंड मिल कुएँ से पानी उठा रही है। तो यहाँ देखिए, अब ये हो गया पवन चक्की। पवन चक्की में विद्युत मोटर लगे होते हैं जो वायु से यांत्रिक ऊर्जा पाकर, ठीक, ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ से यही विद्युत ऊर्जा पानी निकालने का कार्य करती है। तो पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है। पानी था नीचे, लेकिन मशीन द्वारा पानी निकाला गया, तो पानी का तो विस्थापन हो चुका है, तो यहाँ पे कार्य होगा। सी का आंसर दिया गया है हाँ। इसके बाद है डी, एक पौधे की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन वहाँ पे किसी भी चीज़ का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ये कार्य नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है नहीं होगा। ई नंबर, एक इंजन ट्रेन से खींच रहा है। तो किसी वस्तु का खींचा जाना, वहाँ पर भी ये विस्थापन, ठीक, इंजन का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये भी ये कार्य होगा। यहाँ पे दिया है। एफ में क्या है, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं। तो सूख रहे हैं तो किसी चीज़ का विस्थापन तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, तो ये कार्य नहीं होगा। इसके बाद जी नंबर में क्या है, यहाँ है एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो यहाँ पर भी कार्य तो होगा, क्योंकि नाव चल रही है। यहाँ देखिए, ये नाव है और यहाँ पे पाल बनाया गया है कि ताकि हवा के गति से नाव आगे बढ़ सके। हवा इस तरफ चल रही है और नाव उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो नाव वो बढ़ रही है पानी से आगे, यानी इसका विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कार्य संपादित हो रहा है, तो इसका आंसर होगा हाँ। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ है 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये रहा, यहाँ क्या है, वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है 10 केजी का है। ठीक, एक मेज, यहाँ एक मेज है, यहाँ ये मेज है। ए बिंदु से बी बिंदु तक चली जाती है वस्तु। ठीक, यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो, ये हो गया क्षैतिज। क्षैतिज किसे कहा जाता है, क्षैतिज का मतलब होता है सीधा, और ऊर्ध्वाधर किसे कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। आपने पहले पढ़ रखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स को कहा जाता है क्षैतिज और वाई को ऊर्ध्वाधर। तो ए और बी क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और बल कहाँ लग रहा है, ऐसे, यानी विस्थापन ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे कहा गया है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो आप बताइए यहाँ पे कितने का कोण बनता है, यहाँ 90 का। तो कोई भी यहाँ लंबवत होता है तो cos 90 मान हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा का मान है 90, यानी cos 90। cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे कार्य का मान हो जाएगा 0। ठीक,
तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे लंबवत हो जाती है, लंबवत बल लगने के कारण। तो इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो यहाँ पे संकेत दिया गया है, हाँ बल की अनुपस्थिति में भी पिंड का विस्थापन हो सकता है। तो किसके कारण हो सकता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। तो क्या है न्यूटन के गति का प्रथम नियम? अगर मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे गतिशील है, ठीक, ये गति में पहले से है, अगर इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया गया तो वो पहले अपनी अवस्था को बनाए रखेगी, यानी वो गति में है तो गति में ही रहेगी, ठीक। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी पिंड पे लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में, यानी कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तो इसका विस्थापन हो सकता है। तो वो तो पहले गति में थी, उसका विस्थापन तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, तो ये विस्थापन हो सकता है, ठीक, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। तो यही आपको टोटल आंसर लिखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया? तो इसका आंसर तो यही होगा, नहीं कार्य होगा, क्योंकि बोझ लिए वो खड़ा है व्यक्ति, ठीक, सिर पे बोझ लिए वो व्यक्ति खड़ा है और किसी वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ है, यानी बोझ का विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं गया, इसलिए वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा, विस्थापन शून्य है। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हमें यहाँ पे 3 आकृति दी हुई है और बताना है कि कौन सा कार्य का मान है, ये कौन सा कार्य है। तो ये कौन सा कार्य है? बल लग रहा है ऊपर और वस्तु जा रही है इस तरफ, यानी विस्थापन इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लंबवत बन जाते हैं। तो कभी भी लंबवत बने कोण का मान यानी 90 डिग्री बने तो cos 90 का मान होता है 0। यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है, ये वस्तु है, बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन भी हो रहा है इसी दिशा में, तो ये कार्य का मान क्या होगा? ये धनात्मक कार्य होगा। यहाँ पे कार्य होगा, कार्य का मान होगा धनात्मक W बराबर F/s। ये बल लग रहा है इस तरफ और विस्थापन इस तरफ, यानी विपरीत हो रहा है, ये कार्य का मान हो जाएगा यही, लेकिन माइनस में। यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहे हैं और यहाँ पे शून्य कार्य, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर या उसका वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में प्रभावित होगी? तो गतिज ऊर्जा जो द्रव्यमान पे डिपेंड करती है, अगर किसी वस्तु की द्रव्यमान को ज़्यादा कर दिया गया तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो पत्थर हो, ठीक, एक का द्रव्यमान काफ़ी कम हो और एक का ज़्यादा हो। अगर इन दोनों पत्थरों को हम कांच पे मारें बारी बारी से तो इससे कांच फूटने की संभावना काफ़ी कम होगी, ठीक, क्योंकि इसका द्रव्यमान काफ़ी कम है और इसका ज़्यादा है, यानी ज़्यादा द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे काफ़ी कम होने, ये इसकी द्रव्यमान काफ़ी कम है तो इसकी गतिज ऊर्जा काफ़ी कम रहेगी। तो पूरे कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान पर भी गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7वां, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पे अपना वाहन चढ़ाता है तो अपनी चाल क्यों बढ़ा देता है? गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, इसीलिए तो बढ़ा देता है ताकि गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए ताकि वाहन आसानी से ऊपर चल सके। तो यही आपको आंसर लिखना है, ठीक, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए। इसके बाद 8वां, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही है, क्या ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करता है? कारण बताएं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो अपने सिर्फ रूप में चेंज करता है। और यहाँ पे कहा गया है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड की ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदल जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 नंबर पे कहा गया है कि जब अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है?
अपने द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। हाँ, इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण रूपांतर होता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतर होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, यही आपको लिखना है। यांत्रिक ऊर्जा पेंडल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और फिर ऊर्जा साइकिल के चक्कों से गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो 11 नंबर, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। यहाँ पे बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक, जब बल्ब जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और वही विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक, ऊष्मीय यानी गर्मी की ऊर्जा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, जब किसी सरल लोलक के गोलक के अंधेरे की ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो वो दोलन करने लगता है, इसके होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करें। गोलक कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ आपको दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे 13 नंबर में है, ये तीनों का डिफिनेशन यहाँ पे अंतर है, क्या किसे कहा जाता है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 समाप्त हो जाता है।